नमस्कार। आज हम 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर नजर डालने वाले हैं। ये बजट से ठीक पहले आए हैं और इनमें व्यापार, निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई काफी गहरे आंकड़े और कहानियां हैं। बिल्कुल। तो आज इन्हीं नोट्स की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े असल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, सर्वे को हम एक तरह से पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं अच्छा। और बजट को आने वाले साल का एक्शन प्लान। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नोट से समझें कि अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है, कौन से इंजन इसे रफ्तार दे रहे हैं और आगे कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला पन्ना ही भारत को तूफानी दुनिया में एक स्थिर जहाज कहता है और 7.4% की विकास दर का अनुमान देता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये स्थिरता वाकई मजबूत है? इस 7.4% के पीछे असली ताकत क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस स्थिरता की सबसे आकर्षक बात ये है कि ये बाहरी मदद पर नहीं बल्कि हमारे अपने दम पर है। अच्छा, अंदरूनी ताकत। हाँ, इसके दो मुख्य इंजन हैं। एक तो निजी खपत और दूसरा निवेश। मतलब आम लोग खर्च कर रहे हैं और कंपनियां भविष्य के लिए पैसा लगा रही हैं। और जब आप इसकी तुलना दूसरे देशों से करती हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जैसे भारत और ब्राजील का प्राइमरी बैलेंस स्थिर है, जबकि यूके और यूएसए जैसे देश वो भारी घाटे से जूझ रहे हैं। अच्छा, तो ये अंदरूनी मजबूती की बात है। इन नोट्स को पलटते हुए मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो कई सालों में नहीं हुई। S&P ने 18 साल में पहली बार हमारी रेटिंग अपग्रेड की है। हाँ, बीबीबी माइनस से बीबीबी। ये आमतौर पर विशेषज्ञों की बातें होती हैं, लेकिन सरल शब्दों में इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात है। इसे ऐसे समझिए कि ये देश की आर्थिक साख का एक सर्टिफिकेट है। ओके, इससे निवेश बढ़ता है? इसका सीधा असर ये होता है कि भविष्य में सरकार और भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। और ये भरोसा तब और बढ़ता है जब सरकार का घाटा, जो अभी 4.4% के नियंत्रण में है, काबू में रहता है। तो ये सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं है, इसके पीछे पूरा आर्थिक प्रबंधन का विश्वास है। बिल्कुल। और इसी प्रबंधन का एक और पहलू है सरकार की कमाई की क्वालिटी। इन नोट्स के मुताबिक अब सरकार की कुल कमाई का 59% हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा कमा रहे हैं वे देश के विकास में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। सही बात है। और जब सरकार की कमाई सुधरती है तो इसका असर देश के वित्तीय सिस्टम पर भी बढ़ता होगा। सबसे पहले, और शायद यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में भी हमें एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। एक समय था जब NPA मतलब बैंकों के बुरे कर्जे 11% के खतरनाक स्तर पर थे। हाँ, एक बहुत बड़ा संकट था वो। अब इन नोट्स के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ 2.2% रह गया है। ये गिरावट तो असाधारण है। ये हुआ कैसे? इसका मतलब है कि बैंकों की बैलेंस शीट अब साफ सुथरी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि एक मजबूत बैंक ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दिल खोलकर कर्ज दे सकता है। अच्छा। जब बैंकों के पास डूबे हुए कर्जे कम होते हैं तो वे नई कंपनियों को, घर खरीदने वालों को आसानी से लोन दे पाते हैं। इसी का नतीजा हम शेयर बाजार में देख रहे हैं, जहां IPO की बाढ़ आ गई है। हाँ, आंकड़ा भी था कुछ 1.69 लाख करोड़ रुपए का। बिल्कुल, अप्रैल से नवंबर के बीच ही। मतलब साफ सुथरे बैंक, ज्यादा निवेश और अर्थव्यवस्था को ज्यादा रफ्तार। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। इसका असर आम आदमी की बचत पर भी दिख रहा है। अच्छा। अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों में ग्राहकों की संख्या 24 लाख से बढ़कर 641 लाख हो गई है। अरे वाह। ये दिखाता है कि आम लोग भी अब अपनी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर ज्यादा आश्वस्त हैं। चलिए, ये तो अच्छी खबर हुई। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आम आदमी को परेशान करती है, महंगाई। नोट्स में से कीमतों की पहेली कहा गया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन सिर्फ 1.3% बताई गई है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। इसमें कोई पेंच है क्या? ये वाकई एक पहेली है और इसे समझने के लिए हमें इसे खोलकर देखना होगा। हाँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम गिरना है। जैसे सब्जियां और दालें। बिल्कुल। सब्जियों के दाम 18.5% और दालों के 15.1% गिरे हैं, जिससे आम घरों के बजट को सीधी राहत मिली है। लेकिन फिर इसे पहेली क्यों कहा गया है? पहेली इसलिए क्योंकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक होती है कोर इन्फ्लेशन,
जिसमें खाने पीने की चीजों और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, वो 4.6% की दर से बढ़ रही है, जिसमें सोना चांदी जैसी धातुएं शामिल हैं। और भविष्य के लिए एक और चिंता है कमजोर होता रुपया। 92 रुपये प्रति डॉलर का अनुमान है। हाँ, और अगर रुपया वहां तक पहुंचता है तो हमारा आयात महंगा हो जाएगा, जिसका असर धीरे धीरे हर चीज पर पड़ेगा। तो राहत जरूर है, पर हमें कोर इन्फ्लेशन और रुपये पर नजर रखनी होगी। ठीक है, अब जरा देश की सीमाओं के बाहर देखते हैं, व्यापार के मोर्चे पर। इन नोट्स में दो अलग अलग कहानियां दिख रही हैं। एक तरफ सामान के व्यापार मतलब मर्चेंडाइज ट्रेड में हम बहुत बड़े घाटे में हैं। हाँ, $578 बिलियन का आयात और निर्यात सिर्फ 330 का। ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, और ये एक चुनौती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी के आयात की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी है, और वो है हमारे सर्विस सेक्टर की। ऐसा लगता है कि सर्विसेज ने हमें पूरी तरह से बचा लिया है। $151 बिलियन का सरप्लस। बिल्कुल, हमारा आईटी और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर दुनिया में बेजोड़ है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब सामान का घाटा और सर्विसेज का मुनाफा, तो हमारा कुल चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का सिर्फ 0.8% रह जाता है। और ये एक सुरक्षित स्तर है। अर्थशास्त्र में इसे एक बहुत ही सुरक्षित और प्रबंधन योग्य स्तर माना जाता है। और शायद इसीलिए हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी काफी मजबूत है। आपने सही पकड़ा, हमारे पास $700 बिलियन से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये देश का आर्थिक सेफ्टी कवच है। मतलब इतना कि हम अगले 11 महीनों के आयात का बिल चुका सकते हैं बिना कुछ निर्यात किए भी। ठीक है, वैश्विक व्यापार से अब देश के अंदर खेतों की तरफ देखते हैं। नोट्स इशारा कर रहे हैं कि कृषि में अब सारा ध्यान सिर्फ फसलों पर नहीं है। सही है, अब कृषि के ग्रोथ के नए इंजन पशुधन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र बन रहे हैं। अच्छा, आंकड़े देखें तो जहां फसलें करीब 4% की दर से बढ़ रही हैं, वहीं पशुधन 6.1% और मत्स्य पालन 7.2% की दर से। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। अब आते हैं इंडस्ट्री पर। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग 2.0, और इसमें एक आंकड़ा है जो मुझे वाकई चौंका रहा है। मीडियम और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में हमारा वैल्यू एडिशन 2021 में 9% से बढ़कर अब 46% हो गया है। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, ये आंकड़ा शायद इस पूरे सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। मतलब ये कि मेक इन इंडिया का असर अब जमीन पर दिख रहा है। उससे भी आगे, इसका मतलब है कि हम सिर्फ फोन असेंबल नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर के जटिल कंपोनेंट्स बनाने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ये नौकरियों की क्वालिटी को बदलता है। अच्छा, अब हमें सिर्फ असेंबली लाइन वर्कर्स नहीं, बल्कि स्किल्ड टेक्नीशियंस और R&D प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी योजनाओं ने इसमें सीधी भूमिका निभाई है। हम वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ रहे हैं। और जब सर्विसेज की बात आती है तो यहाँ तो हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी विकास दर 7.2%, जबकि चीन 5% और दुनिया की औसत सिर्फ 2% है। हाँ, सर्विसेज में भारत वाकई दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का विस्तार, GCCs। हाँ, आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना टेक्नोलॉजी या रिसर्च ऑफिस भारत में खोल रही है। देश में 1700 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं। और दूसरा, पर्यटन में आया जबरदस्त उछाल। और ये सेक्टर नौकरियां भी बहुत देता है। देश की शहरी नौकरियों का 62% हिस्सा यहीं से आता है। तो ये सब विकास, ये मैन्युफैक्चरिंग 2.0, इन सब के लिए एक मजबूत बुनियाद की जरूरत पड़ती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। बिना सड़कों, पोर्ट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी के ये रफ्तार मुमकिन नहीं है। नोट्स में जिक्र है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो डिजिटल क्षेत्र का है। डेटा की कीमत 268 रुपए प्रति जीबी से घटकर 8 रुपए प्रति जीबी, और ब्रॉडबैंड यूजर्स 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गए। ये तो एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। और इसी डिजिटल क्रांति को ऊर्जा देने के लिए एक और बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है, जिसे इन नोट्स में न्यूक्लियर पिवट कहा गया है। ये सुनने में बहुत बड़ा कदम लगता है। सोलर और विंड पर इतने जोर के बाद अचानक न्यूक्लियर पर ये नया फोकस क्यों? ये पीछे हटना नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना है। सर्वे के नोट्स इशारा करते हैं कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स के लिए जो जरूरी खनिज हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, हाँ, उनकी सप्लाई कुछ ही देशों, खासकर चीन के नियंत्रण में है। ये एक भू राजनीतिक जोखिम है।
न्यूक्लियर एनर्जी, खासकर ये नए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हमें 24/7 भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा दे सकते हैं। और इसमें प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका होगी? यहीं पर शांति बिल का जिक्र आता है। इसके जरिए अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में निवेश कर सकेंगी, जो अब तक सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित था। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर तो ठीक है, लेकिन आखिर में तो हर विकास लोगों के लिए होता है। मानव पूंजी का क्या हाल है? यहाँ भी कहानी काफी सकारात्मक है। जीवन प्रत्याशा यानी एक औसत भारतीय की उम्र अब 70 साल के पार हो गई है, जो 1976 में सिर्फ 49 साल थी। बिल्कुल। और शिशु मृत्यु दर में 37% की भारी गिरावट आई है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का असर जमीन तक पहुंच रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति और विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की इजाजत देना, ये दोनों बड़े कदम हैं। लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट रेशियो को 29% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है रोजगार का मुद्दा। इन नोट्स में एक आंकड़ा है जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है, महिला श्रम बल की भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हाँ, वो 2017-18 में 23% से बढ़कर अब 41% हो गई है। ये उछाल तो जबरदस्त है। ये एक सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की क्रांति है। इसके पीछे बेहतर शिक्षा, सुरक्षा का माहौल और काम के नए अवसर, खासकर सर्विस सेक्टर में बड़े कारण हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल होती हैं, तो न सिर्फ जीडीपी बढ़ती है, बल्कि पूरे समाज की सोच बदलती है। सही बात है। ये एक गेम चेंजर आंकड़ा है। तो इन सब मजबूत आंकड़ों के बाद भविष्य के लिए सर्वे किन चीजों पर ध्यान देने को कह रहा है? 2 चीजों पर खास जोर है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का अवसर। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन दूसरा है शहरीकरण की चुनौती। हमारे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जैसे ट्रैफिक। नोट्स में एक उदाहरण है कि दिल्ली में एक व्यक्ति साल में औसतन 176 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहकर बर्बाद करता है। ये तो उत्पादकता का बहुत बड़ा नुकसान है। और सर्वे कहता है कि इसका समाधान सिर्फ और फ्लाईओवर बनाने में नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने और बेहतर नागरिक समझ में है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इन सब का क्या मतलब है? कुल मिलाकर तस्वीर मजबूत दिखती है। 4.5% की ग्रोथ, नियंत्रण में घाटा, साफ सुथरे बैंक और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन नजर रखने वाली बात है कोर इन्फ्लेशन और बढ़ता आयात, खासकर अगर रुपया कमजोर होता है। और सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अर्थव्यवस्था के इंजन बदल रहे हैं। निजी निवेश की वापसी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर असली वैल्यू ऐड की तरफ जा रही है। और देश अब न्यूक्लियर एनर्जी और बेहतर शहरी नियोजन जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर बड़ा दांव लगा रहा है। तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नोट्स का सार। कहानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था की है जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लचीली बनी हुई है। और जैसा कि नोट्स में लिखा है, अगला कदम कल आने वाले बजट पर नजर रखना होगा। बिल्कुल, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर के आंकड़े पर। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार। इस सर्वे में सरकार द्वारा किए गए कई बड़े सुधार और नींव रखने का काम दिखता है। भविष्य का बड़ा सवाल ये है कि अब निजी क्षेत्र की इनोवेशन और निवेश, विशेष रूप से एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में, इस गति को कितना और कैसे आगे ले जा पाते हैं। नींव तो रख दी गई है, लेकिन उस पर गगनचुंबी इमारत कौन और कैसे बनाएगा, ये